नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों आप सबको जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा जीके जीएस टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आप सभी के लिए उसमें दोस्तों जैसा कि दिखा हुआ है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होने वाले हैं। कंप्लीट रिवीजन हम लोग आपका करवाएंगे वन शॉट वीडियो में। ठीक है, और हाई यील्ड क्वेश्चन होंगे जो कि आने वाले हैं, हर एक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और एग्जाम को फोकस्ड करके हम लोगों ने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मतलब कलेक्ट करे हैं या कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, नोटबुक और पेन लेकर के मेरे साथ में जुड़ जाइए और इन सभी क्वेश्चंस को जो कि 100% यूजफुल है आप लोगों के लिए, चलिए हम लोग इनको तुरंत फिनिश कर देते हैं और आप लोग इनको अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के देखते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्तों, 38 से लेकर के 78 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसका सबसे पहले कह रहा है कि गठन किया गया था भाषा के आधार पर। नंबर ए में आंध्र प्रदेश, नंबर बी में पंजाब, नंबर सी पश्चिम बंगाल या नंबर डी में गुजरात। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, हम लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, वो था आंध्र प्रदेश। हम लोगों से बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता क्या है। भारत का राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, कह रहा है कि उसकी अधिकतम वैधता कितने दिनों की होती है। नंबर ए में 6 महीने 5 सप्ताह, नंबर बी 5 महीने प्लस 6 सप्ताह, नंबर सी 6 महीने प्लस 6 सप्ताह या नंबर डी 5 महीने प्लस 5 सप्ताह। दोस्तों मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ा करता हूं, अगर आप लोगों को आंसर पता हुआ करे तो कमेंट करके मुझको बता दिया करें। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 6 महीने प्लस 6 सप्ताह क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद के दोस्तों दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। ये भी मतलब हम लोगों से क्वेश्चन पूछता रहता है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल होता है, तो अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता 6 महीना प्लस 6 सप्ताह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट वाला 40। कह रहा है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे पहले तो हम लोग पता कर लेंगे कि अशोक के प्रमुख शिलालेख कितने थे। दोस्तों अशोक के प्रमुख 14 शिलालेख थे, यानी कि 14 शिलालेख थे। ठीक है, उसमें से जो 13 नंबर का यानी कि 13वां नंबर का शिलालेख था, यही सबसे बड़ा भी था और सबसे इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा शिलालेख और सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख कभी कभी पूछ लेता है, तो वो 13 नंबर का हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। डच कौन थे दोस्तों, डच लोग थे पुर्तगाली। जो पुर्तगाल से आए थे उनको हम लोग कहते थे कि ये डच है। तो कह रहा है कि उनको 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में किसने पराजित किया था। दोस्तों एक राजा थे मार्तंड वर्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा मार्तंड वर्मा ने, इन्होंने दोस्तों कोलाचेल की लड़ाई में डचों को पराजित किया था। डचों ने दोस्तों सबसे पहले हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि जो डच यानी कि जो पुर्तगाल से आए थे, इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री 1605 या 1606 ईस्वी में पुलिकट में स्थापित की थी। ठीक है, क्या कोरोमंडल तट में, पुलिकट में। ठीक है, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, सही कौन सा नहीं है। कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, इसी ने लागू किया था स्थायी बंदोबस्त, ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 लॉर्ड वेलेजली सहायक संघ प्रणाली, वेलेजली सहायक संघ प्रणाली की शुरुआत करने वाला था। नंबर सी में कह रहा है कि जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध। दोस्तों यही बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, यानी कि अंग्रेजों का और नेपाल का युद्ध, ये हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था 1814 ईस्वी से लेकर के 1816 ईस्वी तक। और जो दोस्तों ये जॉन सोर दिया हुआ है, जॉन सोर इसने 1793 ईस्वी से लेकर के 1798 ईस्वी तक भारत में शासन किया था। यानी कि ये दोस्तों गलत हो जाएगा, 1814 से 1816। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, जो नेपाल आंग्ल युद्ध हुआ था, इसमें हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, इस ये दोस्तों क्या था, भारत का वायसराय था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम
होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए कह रहा है हिंदुकुश पर्वतमाला, ऑप्शन बी हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन सी काराकोरम पर्वतमाला या ऑप्शन डी कैलाश पर्वतमाला। दोस्तों कैलाश पर्वतमाला ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलाश पर्वतमाला यहीं पे है दोस्तों, मानसरोवर झील। कैलाश पर्वतमाला से, इसी मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है और मानसरोवर झील से निकल करके ये दोस्तों भारत के मतलब लद्दाख से होकर के प्रवाहित हो जाती है और पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। लद्दाख क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश पर्वतमाला थे जो कि दोस्तों तिब्बत में आता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा यानी कि मून। ऑप्शन ए सेलोनोलॉजी, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलोनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलोनोलॉजी कहा जाता है। सेलोनोलॉजी को इंग्लिश में वैसे कहा जाता है लूनर साइंस भी। ठीक है, क्या कहा जाता है? लूनर साइंस, यानी कि चंद्रमा विज्ञान। ठीक है, और दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि सूर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सूर्य के अध्ययन को कहा जाता है हेलियोफिजिक्स। HELIOPHYSICS, फिजिक्स की आप लोगों को सबको स्पेलिंग पता है। हेलियोफिजिक्स या इसको सोलर फिजिक्स भी कह देते हैं। ठीक है, सूर्य विज्ञान या सोलर भौतिकी, ये हो जाएगा सूर्य के अध्ययन को। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का देशांतर खाली स्थान के बीच फैला हुआ है। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप लोग बताइए कि भारत की मुख्य भूमि का देशांतर कहाँ कहाँ फैला हुआ है? ऑप्शन ए 68.7 डिग्री पूर्व से 97.25 डिग्री पूर्व तक। यही दोस्तों ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अब नीचे जाने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, 68.7 डिग्री पूर्व, यह दोस्तों गुजरात के कच्छ से होता है। 68.7 डिग्री पूर्व, और गुजरात के कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कहाँ तक दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि अरुण प्रदेश मैंने लिख दिया है। गुजरात के कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि अप्रैल 2026 से आंगनवाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, क्या क्या बनने जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो है वो रेसिपी आधारित खाना बनेगा, कि भैया आज इस चीज की रेसिपी बनेगी, आज इस चीज की रेसिपी बनेगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश अप्रैल 2026 से अभी रेसिपी आधारित पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला राज्य बनने जा रहा है। इस व्यवस्था को दोस्तों लागू मतलब किसके अधीन किया जा रहा है? हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा अभी अगले बार एग्जाम में। दोस्तों इसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन लागू किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013, इसी के अधीन 2026 से आंगनवाड़ी केंद्रों पर अभी रेसिपी आधारित पुष्टाहार व्यवस्था लागू की जा रही है, और लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। ठीक है, म्हारो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 77 मतलब 47 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान किन दो फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 के अंतराल में हुई थी। कह रहा है कि किन दो फसलों को? तो गेहूं और चावल का सबसे अधिक उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? हस्तकला दोस्तों वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, वाराणसी में 22 सितंबर 2017 ईस्वी को फर्स्ट यानी कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल सुविधा केंद्र की स्थापना की गई थी, वाराणसी यानी कि बनारस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि विश्वेश्वरैया योजना का संबंध भारत के किस आर्थिक इतिहास से है? विश्वेश्वरैया योजना का संबंध, विश्वेश्वरैया दोस्तों इन्होंने 1934 ईस्वी में एक बुक निकाली थी। बुक का नाम था दोस्तों प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड बुक थी। अब आप लोग इकोनॉमी वाला ऑप्शन देख लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये इन्होंने 1934 ईस्वी में निकाली थी विश्वेश्वरैया ने एक बुक।
इन्होंने दोस्तों इसमें भारत में 10 वर्षीय योजना का मतलब क्या किया था, सुझाव दिया था। भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं की बुक में इन्होंने निकाला था 10 वर्षों के लिए। ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए प्लान उन्होंने निकाला था इंडिया की इकोनॉमी के लिए। विश्वसरैया योजना का संबंध आर्थिक नियोजन प्रस्ताव से है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है और इंपॉर्टेंट इसी वजह से हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर में अभी जनसंख्या के मामले में है, यानी कि पॉपुलेशन के मामले में है। ठीक है, लगभग 19-20 करोड़ जनसंख्या इसकी होने जा रही है। 16% जनसंख्या पूरे भारत की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो अब बताइए कि परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है? दोस्तों बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुलंदशहर गंगा नदी के तट पर स्थित है एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? हार्मोन नहीं लिखा है लेकिन हार्मोन मैंने अपने आप से पढ़ दिया। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए कह रहा है घेंघा। घेंघा दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। नंबर बी में कह रहा है मधुमेह, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, यही हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर। क्या होता है कि जब इंसुलिन की कमी होती है तो हमारे ब्लड में यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है यानी कि उसमें वृद्धि हो जाती है और फिर मधुमेह रोग हो जाता है यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। घेंघा ये आयोडीन की कमी से, एनीमिया ये भी हम लोगों से पूछ लेता है, तो ये दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया रोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि साधारण नमक यानी कि कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? सबके घरों में दोस्तों यूज होता है पर डे खाना बनाने में, सब्जी में डाल करके खाते हैं हम लोग। उसी काम से पूछ रहा है कि बताइए रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए KCl, ये तो पोटेशियम क्लोराइड का हो जाएगा। ऑप्शन बी NaOH, ये दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, ये अम्ल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी NaCl क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन साल्ट का फार्मूला क्या होता है? ये होता है NaCl। क्या होता है कि HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस NaOH, ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसकी दोनों को जब रिएक्शन कराया जाता है तब NaCl बन करके तैयार हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? धोबिया नृत्य, इसको दोस्तों धोबी समुदाय के लोग करते हैं, यानी कि जो धोबी ये जो कपड़ा धोने वाले होते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है धोबिया नृत्य। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है हमसे पूछ रहा है? ये पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें दो लोग होते हैं, एक लोग धोबी बनते हैं, एक क्या होता है, एक लोग धोबी बनता है और दूसरा क्या होता है, जो दूसरा होता है वो गधा बनता है। ठीक है, फिर होता है धोबिया नृत्य। और धोबिया नृत्य बारात के अवसर पर यानी कि विवाह के अवसर पर, और नंबर दो संतान जन्म पर, ये होता है धोबिया नृत्य पूर्वांचल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? आयुर्वेद महोत्सव, ऑप्शन ए कह रहा है वाराणसी, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मथुरा या ऑप्शन डी लखनऊ। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी झांसी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? झांसी में आयोजित किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि LAN का कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या अर्थ है? LAN, एल से हो जाएगा लोकल, क्या हो जाएगा? लोकल। ए से हो जाएगा एरिया, लोकल एरिया। एन से हो जाएगा नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, यही होता है LAN का कंप्यूटर नेटवर्किंग में अर्थ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें लगा हुआ है लोकल एरिया। ये दोस्तों क्या होता है, जैसे एक घर में वाईफाई लगा हुआ है, किसी ऑफिस में लगा हुआ है नेटवर्क, या तो दोस्तों किसी स्कूल कॉलेज कैंपस में लगा हुआ है, तो ऐसे जो लोकल एरिया वाले होते हैं वही होता है LAN, वही आते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। ठीक है, एक घर में यानी कि एक बिल्डिंग तक ही सीमित होते हैं ये नेटवर्क। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है कि हैकर्स द्वारा दूर से नियंत्रित किए जा रहे संक्रमित कंप्यूटरों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है, जिसका उपयोग अक्सर डीडॉक्स हमले के लिए किया जाता है? दूर से दोस्तों नियंत्रित कर रहा है और कंप्यूटर के मतलब संक्रमित कंप्यूटर को
नेटवर्क को क्या कह रहा है, जिसका उपयोग कह रहा है कि डीडोस हमले के लिए किया जाता है, उसको दोस्तों कहा जाता है बॉट नेट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बॉट नेट। इसका दोस्तों एक और नाम होता है, इसका नाम होता है रोबोट नेटवर्क, यानी कि रोबोट की तरह नेटवर्क आता है और हमारे सिस्टम से यानी कि हमारे नेटवर्क से जो उसके यूज की जानकारियां होती हैं वो लेकर के चला जाता है, बिना हमको जानकारी दिए हुए या बिना हमको बताए। यही होता है हैकर्स का काम, उसको कहा जाता है बॉट नेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि भारत में राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये तो दोस्तों बताने वाली बात नहीं है, ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राज्य की बात हो रही है तो फिर राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है, तो राज्य का राज्यपाल इसकी नियुक्ति कर देगा। हमसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में पहले जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था। उनका नाम था दोस्तों न्यायमूर्ति एपी मिश्रा, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर के थे जो बनाए गए थे। अभी हमसे पूछेगा कि बताइए लेटेस्ट यानी कि प्रेजेंट में कौन है इसके हेड, तो दोस्तों प्रेजेंट में इसके हेड हैं बालकृष्ण नारायण, ठीक है। लेकिन और दोस्तों सबको पता है कि जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं ये सभी के सभी रिटायर्ड जज होते हैं या रिटायर्ड मुख्य जज होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि विश्व भर में आतंकवाद के रुझानों और इसके प्रभावों को मापने वाला वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया था, इसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई थी, फर्स्ट रैंक आई थी दोस्तों नल्ला पाकिस्तान की, ठीक है, किसकी आई थी, नल्ला पाकिस्तान आया था फर्स्ट रैंक में, आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है। इसको जारी करता है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो पीस जहां पे लग गया वही तो आतंकवाद से हमको शांति प्रदान करेगा। ये दोस्तों सिडनी ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, वही इसको जारी करती है, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। कह रहा है कि इंस्टाग्राम की मूल यानी कि पेरेंट कंपनी कौन सी है जिसे जिसने इसे 2012 में खरीद लिया था। इंस्टाग्राम को 2012 में मार्क जुकरबर्ग यानी कि इनकी कंपनी है फेसबुक, इसी ने दोस्तों इनको $1 बिलियन में लगभग खरीद लिया था। किसको, इंस्टाग्राम को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले इसको फेसबुक कहा जाता था लेकिन अब मेटा कहा जाता है, और व्हाट्सएप भी दोस्तों इसी के अंतर्गत में काम करता है। हमसे ये भी पूछ लेता है, व्हाट्सएप ये भी मेटा के अंडर में काम करता है और इंस्टाग्राम ये भी मेटा के अंडर में काम करता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में स्थित ऐतिहासिक स्वराज भवन जो अब एक संग्रहालय है का संबंध मुख्य रूप से किस राजनीतिक परिवार से रहा है। स्वराज भवन का संबंध यानी कि अब उसको एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री परिवार, ऑप्शन बी नेहरू गांधी परिवार, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी परिवार या ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह परिवार। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नेहरू गांधी परिवार क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों जो स्वराज भवन है इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। किसने करवाया था, मोतीलाल नेहरू ने इस स्वराज भवन का निर्माण करवाया था। पहले दोस्तों ये जब स्वतंत्रता संग्राम हमारा चल रहा था तब इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुख्यालय भी था ये स्वराज भवन, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अभी इसको एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि भारत के दक्षिणी पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा क्या है। श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा रुपया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, श्रीलंकाई रुपया ये हो जाएगी श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा। और भी दोस्तों जो हमारे अगल बगल के देश हैं जहां पर रुपया मुद्रा चलती है मैं आपको बता देता हूं कहां कहां पर चलती है। नंबर एक में दोस्तों पाकिस्तान हो जाएगा यानी कि नल्ला पाक हो जाएगा। नंबर दो में क्या हो जाएगा नेपाल, यहाँ पर भी रुपया चलती है। नंबर तीन में हो जाएगा मालदीव, यहाँ पर भी रुपया चलती है। नंबर चार में हो जाएगा मॉरिशस, मॉरिशस में भी करेंसी क्या होती है, रुपया ही चलती है। और नंबर चार में मतलब पांच में सेशेल्स, ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी रुपया करेंसी चलती है। रुपया कह दीजिए चाहे इसको रुफिया कह दीजिए, ठीक है,
ये करेंसी चलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि यूरोपीय देश जर्मनी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ये तो दोस्तों इजी क्वेश्चन आ गया। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? बर्लिन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी? बर्लिन। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की हो जाएगी वियना। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। कह रहा है कि भारत में लड़कियों के प्रति समाज में जागरूकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस ये दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2008 ईस्वी से दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 24 जनवरी को हर साल नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये तो हो गया दोस्तों बालिका दिवस की बात। अभी हमसे पूछेगा 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, नेशनल महिला डे, नेशनल महिला डे 13 फरवरी और 24 फरवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है? सीबीआई का पूर्ण रूप हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या ऑप्शन डी क्रिमिनल बेस इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन सी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अभी पूछा है भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी सीबीआई। अभी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन दे देगा सीबीआई, उसके बाद एनआईए, उसके बाद अलग अलग। तो हमें पता करते रहना है कि सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने वाली संस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इस समय प्रेजेंट में 151 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर हमसे पूछ रहा है तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन ए कह रहा है बुकर पुरस्कार, ऑप्शन बी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी कलिंग पुरस्कार या ऑप्शन डी टेम्पल्टन पुरस्कार। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों इसकी शुरुआत 1957 ईस्वी से हुई थी और इसकी शुरुआत 1957 ईस्वी से तो हुई, लेकिन किस देश से हुई? दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति थे पूर्व वाले, उनका नाम ही था रेमन मैग्सेसे। उन्हीं की स्मृति में यानी कि उन्हीं की याद में 1957 ईस्वी से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसको कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। और 1958 ईस्वी में 1957 में शुरुआत हुई और 1958 में भारतीय थे, उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। इनको दोस्तों आचार्य विनोबा भावे को 1998 ईस्वी में मतलब 58 में एशिया का नोबेल पुरस्कार यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके लिए प्रदान किया गया? इनके आंदोलन भूदान आंदोलन के लिए। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या यानी कि लोवेस्ट पॉपुलेशन वाला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला। ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप ये दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाली मतलब यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है। लगभग 64,000 यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। सबसे कम जनसंख्या वाला तो दोस्तों ये है ही, और सबसे कम एरिया वाला भी है। ठीक है, लक्षद्वीप, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। कह रहा है कि ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन
के उत्पादन और उपयोग को रोकने के लिए वर्ष 1987 में कौन सा राष्ट्रीय समझौता किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी पेरिस समझौता या ऑप्शन डी स्टॉकहोम सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में, 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। तो इसी वजह से 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है, 1987 ईस्वी से ही मनाया जा रहा है, जब से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि रग्बी यूनियन के खेल में मैदान पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, जो अधिकांश मैदानी खेलों में सबसे अधिक हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? दोस्तों 15 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रग्बी यूनियन, यूनियन मीन्स समूह, यानी कि 15 लोगों को समूह होता है और रग्बी को फिर खेला जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इंपॉर्टेंट वाला आ गया। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में एक जिले के भीतर कई थानों को मिलाकर बनाए गए सर्किल का नेतृत्व करने वाले अधिकारी यानी कि सीओ का रैंक क्या होता है? एक जिले के भीतर कई थाना बनाए जाते हैं और कई थानों को मिलाकर के सर्कल का नेतृत्व किया जाता है, और सर्कल में जो अधिकारी होता है उसको सीओ यानी कि सर्किल ऑफिसर कहा जाता है। वो जो सर्किल ऑफिसर होता है वो लगभग 2 या 4 पुलिस स्टेशन का क्या होता है कि ऑफिसर होता है। यानी कि अब हम लोग समझ लें कि 2 से 4 पुलिस स्टेशन को जोड़ करके सर्किल बनाया जाता है। अब हमसे कह रहा है कि जो सर्किल ऑफिसर होता है किसके समकक्ष होता है? तो सर्किल ऑफिसर डीएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक के संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके? सीओ, ये डीएसपी के रैंक के बराबर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पीएसी और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को विशेष प्रशिक्षण देने वाला सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र यानी कि एटीसी आर्म्ड ट्रेनिंग सेंटर कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए सीतापुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी गोरखपुर या ऑप्शन डी उन्नाव। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सीतापुर क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीतापुर में पीएसी का और आर्म्ड ट्रेनिंग सेंटर सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र दोनों के दोनों स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है कि एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया किसने लिखी है? एन इरा ऑफ डार्कनेस। ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी शशि थरूर या ऑप्शन डी चेतन भगत। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शशि थरूर। इसी बुक के लिए एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए 2019 ईस्वी में दोस्तों शशि थरूर को यानी कि एन इरा ऑफ डार्कनेस को अंग्रेजी भाषा के किसके? अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ठीक है ना, 2019 ईस्वी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। कह रहा है कि चर्चा में रहा कालाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में एकीकृत की गई है? कालाई सेकंड। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों फरवरी 2026 ईस्वी में इसको दोस्तों मंजूरी दे दी गई है और लोहित नदी पर दोस्तों ये जल विद्युत परियोजना बन रही है। किस पे? लोहित नदी पर। हम लोगों से भी अब नदी मतलब अगली बार नदी का क्वेश्चन पूछेगा। 1200 मेगावाट की दोस्तों ये क्या है? जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लोहित नदी पर बन रही है कालाई सेकंड जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है कि हाल ही में 2026 में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? अभी मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि पटना पक्षी अभयारण्य इसको उत्तर प्रदेश में खोला गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी अभयारण्य। पूछता है किस जिले में, तो जिले का नाम हो जाएगा एटा जिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आ गए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा 75। कह रहा है कि अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? नवनिर्मित हवाई अड्डा, इसका नाम ऑप्शन ए कह रहा है श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या में है तो बहुत से बच्चे श्री राम वाला लगा रहे हैं।
ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी अयोध्या धाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या ऑप्शन डी राजा दशरथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि अब फिनिश होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों की बारी आ गई है। अब अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको बता दीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें आपको मिलती रहे और 2026 में आपके सिलेक्शन का सपना पूरा हो जाए। ठीक है ना, और जो भी आपके यार दोस्त और भी तैयारी करने वाले हैं उनको सेशन शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।